बुक से चैनल पर आपको टाइम टू टाइम पेपर्स अपडेट किए जाते हैं, क्लासेस ली जाती हैं। तो यहाँ पे आपको अब इस चैनल पर जीके जीएस के अलावा अदर चीज़ें भी मिलेंगी जो पैरामेडिकल कैटेगरी के और एग्ज़ाम्स होते हैं वो लोग यहाँ पे विजिट करके चेक कर सकते हैं। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसका इवन आंसर भी मार्क है, जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज बाय पोस्टुलेटेड बाय। तो यहाँ पर जर्म थ्योरी क्या है, जर्म थ्योरी का जो पोस्टुलेशन है किसने किया था? ऑप्शन में है लुईस पास्चर, जोसेफ लेसर, रॉबर्ट कोच या फिर एडवर्ड जेनर। जो यहाँ पर चारों माइक्रोबायोलॉजिस्ट के नाम दिए गए हैं, क्या है, चारों माइक्रोबायोलॉजिस्ट के नाम दिए गए हैं, वो है यहाँ पर। तो इस चीज़ की नींव रखी थी, वो रखी थी लुईस पास्चर ने। किसने? लुईस पास्चर ने। नाम याद रखिए आप लोग। अब यहाँ पे जोसेफ लेसर है, एंटीसेप्टिक सर्जरी के लिए जाने जाते हैं। रॉबर्ट कोच हैं और एडवर्ड जेनर। तो रॉबर्ट कोच ने किस चीज़ की खोज की थी? तो रॉबर्ट कोच एक जर्मन फिजिशियन थे। रॉबर्ट कोच एक जर्मन फिजिशियन थे जिन्होंने ट्यूबरक्लोसिस के बैक्टीरिया की खोज की थी। एडवर्ड जेनर की यदि हम बात करें तो एडवर्ड जेनर ने क्या किया था? तो एडवर्ड जेनर ये भी एक फिजिशियन थे, माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। तो इन्होंने जो वैक्सीन है, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, और वैक्सीन के फादर भी कौन कहलाते हैं? एडवर्ड जेनर। यदि वैक्सीन के फादर पूछे जाएं तो वो है एडवर्ड जेनर। स्मॉल पॉक्स जो कि फर्स्ट वैक्सीन बनाई गई थी वो भी एडवर्ड जेनर ने बनाई थी। फिर यहाँ पर अनएडेड ह्यूमन आई हैज़ अ रेजोल्यूशन पावर ऑफ। तो अनएडेड ह्यूमन आई की रेजोल्यूशन पावर कितनी होती है? 0.2 म्यू, 0.5 mm, 0.2 mm या फिर 0.5 म्यू। यहाँ पर ये जो दिख रहा है इसको हम पढ़ते हैं म्यू। तो यहाँ पर ये जो रेजोल्यूशन पावर होती है वो होती है 0.2 mm। कितनी? 0.2 mm। कितनी है? 0.2 mm। नेक्स्ट वन, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिफर फ्रॉम लाइट माइक्रोस्कोप इन ऑल एक्सेप्ट। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सभी तरीके से अलग है, किससे? लाइट माइक्रोस्कोप से, किसी एक को छोड़कर। नो नीड फॉर स्पेसिमेन प्रिपरेशन, मीडियम ऑफ ट्रेवल, रिजोल्यूशन हाईएस्ट, प्रैक्टिकल मैग्नीफिकेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक और जो लाइट माइक्रोस्कोप हैं, दोनों चीज़ों के डिफरेंस क्या हैं? अलग अलग हैं, लेकिन किसी एक को छोड़कर। तो बिना किसी स्पेसिमेन के आप कौन सी माइक्रोस्कोप यूज़ करेंगे? तो सिंपल सा फंडा लगाइए आप। तो यहाँ पर वो क्या होगा? नो नीड फॉर स्पेसिमेन प्रिपरेशन। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिफर फ्रॉम लाइट माइक्रोस्कोप सभी चीज़ों में, लेकिन किसी एक को छोड़कर, तो वो नो नीड फॉर स्पेसिमेन प्रिपरेशन। नेक्स्ट वन, यूनिफॉर्म अरेंजमेंट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। तो यूनिफॉर्म अरेंजमेंट है, सभी यहाँ पर जो नाम दिए हुए हैं बैक्टीरिया के नाम है, तो कि कौन सा बैक्टीरिया है जो यूनिफॉर्म अरेंजमेंट शो करता है? ऑप्शन में है यहाँ पर कॉर्नी बैक्टीरिया, बैसिलस एंथ्रासिस, क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी या फिर फ्यूसोबैक्टीरियम। तो कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया है, जो कि डिप्थीरिया को कॉज करने वाला बैक्टीरिया है। एंथ्रासिस के लिए एंथ्रासिस है। बैसिलस क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी टिटनस के लिए है। तो यहाँ पर सभी बैक्टीरिया दिए गए हैं। अब लेकिन यहाँ पर पूछा क्या गया है कि जो यूनिफॉर्म अरेंजमेंट है, क्या है? यूनिफॉर्म अरेंजमेंट है, कौन सा बैक्टीरिया शो करेगा? तो वो करता है कॉर्नी बैक्टीरियम। कौन सा है? कॉर्नी बैक्टीरियम यहाँ पर यूनिफॉर्म तरीके का अरेंजमेंट करेगा। तो यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक तरीके से वेज शेप्ड। किस तरीके से? वेज शेप्ड अरेंजमेंट शो करना। नेक्स्ट वन इज, अगर कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर न्यूट्रिएंट अगर इज। तो अगर कंसंट्रेशन के लिए न्यूट्रिएंट्स अगर कितना होना चाहिए? ये होता है एक्चुअल में 2%। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमने नर्सिंग वालों को कई बार पढ़ाए हुए हैं। तो यहाँ पर जैसे क्वेश्चन नंबर 5 तक हम पहुँचे, तो यहाँ से 4 क्वेश्चन तो नर्सिंग के ही ऐड हो गए इसमें। ब्लड कल्चर बॉटल कंटेंट्स। तो जो जिस भी ब्लड बॉटल में हम क्या करते हैं? ब्लड कलेक्ट करते हैं कल्चर के लिए, तो उसमें क्या होता है? BHI ब्रोथ या फिर सेलेनाइड F ब्रोथ या फिर लिक्विड ब्रोथ। क्या यहाँ पे भरा होता है उस बॉटल में? तो जो यहाँ पे भरा हुआ होता है वो होता है BHI ब्रोथ एंड लिक्विड ब्रोथ। क्या है? BHI ब्रोथ एंड लिक्विड ब्रोथ। तो यहाँ पे आपका आंसर भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? तो जो BHI ब्रोथ है, BHI ब्रोथ का नाम क्या हम रख सकते हैं? ब्रेन हार्ट इन्फ्यूज़न ब्रोथ।
जो कि एक हाईली न्यूट्रिएंट रिच मीडियम है। स्पेशली माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, ईस्ट, मोल्ड इनको कल्टीवेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। यदि हम ब्लड कल्चर ले रहे हैं तो इवन 72 घंटे तक ग्रोथ होना देखेंगे कि जो ग्रोथ हो रही है नहीं, तो उस बॉटल में BHI ग्रोथ भी होगा और लिक्विड ग्रोथ भी रहेगा। एक तरीके का न्यूट्रिएंट्स है बैक्टीरिया की ग्रोथ को चेक करने के लिए, कल्चर के लिए। फिर है लोएंस्टीन जेनसन मीडियम इज स्टरलाइज्ड बाय। तो लोएंस्टीन जेनसन मीडियम किसके थ्रू स्टरलाइज किया जाता है? इंसिपेशन, ऑटोक्लेविंग, स्टीमिंग या फिर फिल्ट्रेशन। तो ये यहाँ पे किया जाता है इंसिपेशन के द्वारा। किसके द्वारा? इंसिपेशन के द्वारा। नेक्स्ट वन, अल्बर्ट स्टेनिंग इज़ यूज्ड फॉर। तो अल्बर्ट स्टेनिंग किसके लिए यूज़ की जाती है? बैक्टीरियल स्पोर, कॉर्नी बैक्टीरिया, बैक्टीरिया फ्लैजिला या फिर माइकोबैक्टीरिया के लिए। तो अल्बर्ट स्टेनिंग का इस्तेमाल किया जाता है कॉर्नी बैक्टीरिया के लिए। किसके लिए? कॉर्नी बैक्टीरिया के लिए। नेक्स्ट है आपको, विच वन इज़ नॉट अ टेक्निक फॉर बैक्टीरियल सॉलिड कल्चर। तो बैक्टीरियल सॉलिड कल्चर के लिए कौन सी टेक्निक नहीं है? लॉन्ग कल्चर यूज़ की जाता है, स्ट्रेक कल्चर, स्टेप कल्चर या फिर कोई नहीं। तो एज़ पर मेरे जो आपका आंसर होगा वो डी होगा, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है ये तो यूज़ किया जाता है, ये भी किया जाता है, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा डी। फिर है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज एन इंडिकेटर ऑफ एनएरोबियासिस। कौन सा बैक्टीरिया है जो एनएरोबियासिस है? स्यूडोमोनास, स्टेफाइलोकोकस ओरियस, क्लोरेस्टिडिया या नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर एनएरोबियासिस बैक्टीरिया का जो इंडिकेटर है वो है स्यूडोमोनास। क्या है? स्यूडोमोनास। क्वेश्चन है, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मेथिसिलिन रेसिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ओरियस है। ये हमने कई बार पढ़ा है क्वेश्चन। MRSA का हमने प्रिकॉशन पढ़ा है। तो यहाँ पर मेथिसिलिन रेसिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ओरियस जो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, MRSA, तो इसके लिए कौन सी ड्रग है जो ड्रग ऑफ चॉइस होगी? तो वो होती है वैंकोमाइसिन। क्या होती है? वैंकोमाइसिन, जिसके कारण रेड मैन सिंड्रोम देखने को भी मिलता है, पूरी बॉडी रेड टाइप की देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर इसका एक साइड इफेक्ट है वैंकोमाइसिन का, वो होता है रेड मैन सिंड्रोम। और MRSA की ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? वैंकोमाइसिन। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोमेटेड कंटिन्यूस मॉनिटरिंग सिस्टम ऑफ ब्लड कल्चर। तो ब्लड कल्चर के लिए एक ऑटोमेटेड कंटिन्यूस मॉनिटरिंग सिस्टम कौन सा है? BACT, अलर्ट 3D, BACT, ECD, वर्साटेक या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो ये सभी है। नाउअडेज जो कल्चर लैब में कलेक्ट किया जाता है, ब्लड कल्चर या यूरिन कल्चर ग्रोथ को शो करने के लिए, तो यहाँ पर ये सभी मशीनरी हैं जो यूज़ की जाती हैं। नेक्स्ट वन, ट्रांसपोर्ट मीडिया यूज्ड फॉर विब्रियो कोलेरा इन स्टूलेज। तो यदि विब्रियो कोलेरा का एक क्लासिकल साइन मैं आपको बताती हूँ। इसमें यदि किसी मरीज को कोलेरा होता है या फिर हैजा जिसको हम कहते हैं, तो जो स्टूल है राइस वाटर स्टूल इसका एक क्लासिकल साइन होता है। लेकिन स्टूल को जब आप कल्चर करते हैं, मतलब कलेक्ट करते हैं, तो उसको ट्रांसपोर्ट मीडिया कौन सा यूज़ होगा? VR मीडियम, ऑटोक्लेव्ड सी वाटर, कैरी ब्लेयर या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो ये सभी यूज़ किए जाएंगे। सेंसिटिविटी फॉर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया इज डन ऑन। तो एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी है जो यदि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के लिए की जाती है, तो किस तरीके से? मुलियर हिंटन अगर के थ्रू, मुलियर हिंटन अगर विथ 5% सी ब्लड, न्यूट्रिएंट अगर या फिर नन ऑफ दी अबव। तो यदि एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी चेक करना है, यदि किसी को स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है, तो यहाँ पर अगर जो सोल्यूशन यूज़ किया जा रहा है तो मुलियर हिंटन के साथ में 5% भेड़ का जो सीप का ब्लड है वो भी इस्तेमाल किया जाएगा। याद रखिए, यहाँ पर सिंपल मुलियर हिंटन अगर यूज़ नहीं होगा, यहाँ पर 5% सीप ब्लड भी इस्तेमाल किया जाएगा। फिर है, टर्बिडिटी ऑफ इनोक्यूलमस फॉर AST इज सेट एट। तो यहाँ पर टर्बिडिटी कितनी सेट की जाएगी? 2 मैकफार्लैंड, 0.5 मैकफार्लैंड, 5 मैकफार्लैंड या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इनोकुलस AST के लिए जो टर्बिडिटी सेट की जाएगी वो होगी 0.5 मैकफार्लैंड। नेक्स्ट वन, डायमीटर ऑफ एंटीबायोटिक डिस्क यूज्ड इन AST टेस्टिंग इज। तो कितना डायमीटर यूज़ किया जाएगा एंटीबायोटिक डिस्क की AST टेस्टिंग में? जैसे यहाँ पर टर्बिडिटी पूछी गई है, तो वैसे ही यहाँ पर डायमीटर पूछा है, तो ये होता है 6 mm का। फिर मैनुअल ब्रोथ डाइल्यूशन फॉर AST इज रिकमेंडेड फॉर। तो
तो यहाँ पर मैनुअल ब्रोथ डाइल्यूशन यूज़ किया जाएगा किसके लिए? कोलिस्टिन के लिए, वैंकोमाइसिन, A&B या फिर एरिथ्रोमाइसिन के लिए। तो यहाँ पे जो सभी एंटीबायोटिक्स हैं तो यहाँ पर एक किया जाएगा इन दोनों के लिए। फिर है ऑल आर मेथड ऑफ एंटी माइक्रोबियल ससेप्टिबिलिटी टेस्टिंग एक्सेप्ट, तो सभी मेथड्स हैं किसके लिए? एंटी माइक्रोबियल ससेप्टिबिलिटी के लिए किसी एक को छोड़कर, तो वो MELD TOF। क्या है? MELD TOF। 3 कंपोनेंट्स ऑफ PCR इन्वॉल्व ऑल एक्सेप्ट, 3 कंपोनेंट है PCR के लिए किसी एक को छोड़कर। DNA एक्सट्रैक्शन है, एम्प्लीफिकेशन भी होगा, जेल डॉक्यूमेंटेशन भी होगा, लेकिन ब्लॉटिंग इसका हिस्सा नहीं होगी। PCR के जो कंपोनेंट हैं उसका हिस्सा ब्लॉटिंग नहीं होगी। फिर मोस्ट ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी लैब रिक्वायर विच टाइप ऑफ बायोसेफ्टी कैबिनेट, तो जो बहुत सारे माइक्रोबायोलॉजिकल लैब हैं उनमें कौन से बायोसेफ्टी कैबिनेट ज़रूरी होंगे? क्लास 2A, क्लास 3, क्लास 2B या फिर कोई नहीं। तो मोस्ट ऑफ दी जो भी माइक्रोबायोलॉजिकल लैब होते हैं उनमें क्लास 2A है जो क्या है यहाँ पे बायोसेफ्टी कैबिनेट की ज़रूरत रहेगी। नेक्स्ट वन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इंग्रेडिएंट ऑफ बेसल मीडिया, तो इनमें से बेसल मीडिया के इंग्रेडिएंट कौन से नहीं हैं? ब्लड, अगर, सोडियम क्लोराइड या फिर पेप्टोन। तो बेसल मीडिया का जो पार्ट नहीं है वो होगा ब्लड। फिर है बैक्टीरियोफेज कोडेड टॉक्सिन आर फाउंड इन, तो बैक्टीरियोफेज कोडेड टॉक्सिन किस में पाए जाते हैं? कॉर्नी बैक्टीरिया में, विब्रियो कोलेरा में, कॉर्नी बैक्टीरियम बोटुलिनम में या फिर सभी में? तो ये सब में पाए जाते हैं। बैक्टीरियोफेज जो कोडेड टॉक्सिन है इन सभी में पाए जाएंगे। फिर यहाँ पर फ्री DNA कैन बी ट्रांसफर्ड बिटवीन बैक्टीरिया बाय, तो यदि बैक्टीरिया में हमें DNA ट्रांसफ़र करना है तो कैसे करेंगे? ट्रांसफॉर्मेशन से, कॉन्जुगेशन से, ट्रांसडक्शन या फिर ट्रांसपोसन से। तो यदि हमें जो फ्री DNA हमें ट्रांसफ़र करना है किसी भी बैक्टीरिया में तो हम ट्रांसफॉर्मेशन से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फिर है आपको मेथिसिलिन रेसिस्टेंस इन स्टेप ओरियस इज़ मेडिकेटेड बाय, यहाँ पे स्टेफाइलोकोकस ओरियस भी है तो ये मेथिसिलिन रेसिस्टेंस है किसके द्वारा मीडिएट होगा? मैक ए जीन, प्लाज्मेट, ट्रांसपोन्स या फिर कोई नहीं। तो ये होता है एक्चुअल में मैक ए जीन के द्वारा। फिर है यहाँ पे आपको क्वेश्चन ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ इंट्रिंसिक एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एक्सेप्ट, सभी क्या हैं? एग्जाम्पल इंट्रिंसिक एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के किसी एक को छोड़कर। स्यूडोमोनास, कार्बामाजिपिन, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया वैंकोमाइसिन, एरोबिक बैक्टीरिया मेट्रोनिडाजोल, इनऑर्बिक बैक्टीरिया अमीनोग्लाइकोसाइड्स। तो एक साइड आपको मेडिसिन दी गई है, एक साइड बैक्टीरिया दिए गए हैं। तो सभी इंट्रिंसिक एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस ही हैं। रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि इन बैक्टीरिया को इस दवाई से असर नहीं पड़ने लगता है। तो सभी किसी एक को छोड़कर तो होगा स्यूडोमोनास, कार्बापिजिन। नेक्स्ट वन केमिकल नेचर ऑफ एंडोटॉक्सिन इज, तो एक आपने पढ़ा एंडोटॉक्सिन, एक पढ़ा है तो यहाँ पर आपको एंडो और एक्सोटॉक्सिन पढ़ा है हमने। तो केमिकल नेचर है एंडोटॉक्सिन का कैसा होगा? तो इसमें होते हैं लिपोपॉलीसैकेराइड। फिर है ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया ऑल एक्सेप्ट, तो सभी ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया हैं किसी एक को छोड़कर। तो माइकोबैक्टीरियम लेप्रा, रिक्टेशिया भी है, क्लेमाइडिया भी है, लेकिन ट्यूबरक्लोसिस नहीं है। ट्यूबरक्लोसिस इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया नहीं है। नेक्स्ट वन फॉलोइंग बैक्टीरिया डज नॉट रिक्वायर लार्ज इन्फेक्टिव डोज, कौन से बैक्टीरिया हैं जिनको ज़्यादा इन्फेक्टिव डोज की ज़रूरत नहीं है कोई भी बीमारी के लिए? सिजेला, इकोलाई, साल्मोनेला, ब्रूसेला। तो इनमें से वो होगा सिजेला जो कि हर्पीस जूस्टर के लिए या फिर वार्ड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। नेक्स्ट वन ऑल आर नॉन एनवेलप्ड DNA वायरस एक्सेप्ट, तो सभी क्या है यहाँ पे? नॉन एनवेलप्ड DNA वायरस हैं किसी एक को छोड़कर। पर्वो वायरस, एडिनो वायरस, पेपोपा वायरस या फिर हेपाडना वायरस। तो यहाँ पर पर्वो नॉन एनवेलप्ड है, एडिनो वायरस, पेपोपा वायरस, बट हैपा DNA वायरस क्या है यहाँ पर? एक्सेप्ट में आएंगे। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोजोआ हैज़ 2 होस्ट इन इट्स लाइफ साइकिल, तो कौन से प्रोटोजोआ हैं
जिनकी 2 लाइफ साइकिल होती हैं होस्ट में। याद रखिए ओनली मलेरिया ही है, मच्छर के अंदर भी चलेगी और पर कोई ह्यूमन बीइंग के अंदर भी चलेगी। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेमेटोड इज ट्रांसमिटेड बाय स्किन पेनिट्रेशन। तो इनमें से कौन से ट्रेमेटोड हैं जो स्किन पेनिट्रेट करके एंट्री करेंगे? फैसियोला, क्लोर्नेरिस साइनेसिस, सिस्टोसोमा या फिर पैराजोनिमस। तो स्किन पेनिट्रेट करके जाने वाले हैं वो कौन से हैं? सिस्टोस्टोमा। तो यहाँ पे आपको एग्ज़ाम में जो भी आप एक चीज़ हमेशा याद रखिए, इवन किसी भी क्वेश्चन का आप ऑप्शन भी पढ़ रहे हैं इस पेपर में, तो इनके लिए भी आपको एक बार क्या करते जाना है, चेक करते जाना है कि इनमें से भी आपको क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यहाँ पर जो एक डिसीज़ है फ्रेश वाटर पैरासाइट के द्वारा होती है, इसको कहा जाता है सिस्टोटोमा। यदि आपकी स्किन में कहीं से कोई भी कट वगैरह लगे हुए हैं तो भी आपकी बॉडी में एंट्री कर सकते हैं बाय स्किन पेनिट्रेशन से। नेक्स्ट वन, ऑल आर ईस्ट और ईस्ट लाइक फंगाई एक्सेप्ट। सभी ईस्ट या फिर ईस्ट से मिलते जुलते फंगाई हैं किसी एक को छोड़कर। कैंडिडा तो है, ट्रिक्टोफाइटोन, क्रिप्टोकोकस, ट्राइकोस्पोरॉन। कैंडिडा है ईस्ट और ईस्ट ही है एक तरीके का फंगल इन्फेक्शन, लेकिन जो नहीं वो क्या है, ट्रिक्टोफाइटोन। नेक्स्ट वन, द पीएच ऑफ सबर्डस डेक्सट्रोस अगर शुड बी। तो यदि सबर्डस डेक्सट्रोस का जो पीएच है वो कैसा होना चाहिए? एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल या फिर नन ऑफ द अबव। तो आपको पता होना चाहिए पीएच की एक स्केल होती है 7 तक, यदि वैल्यू आती है 7 से ज़्यादा जाती है तो एसिडिक हो जाए, बिलो आती है तो एल्कलाइन हो जाए। तो यहाँ पर आपको जो सबर्डस डेक्सट्रोस का अगर है जो उसकी पीएच वैल्यू एसिडिक होनी चाहिए। नेक्स्ट है, ऑल आर फंगल स्टेन एक्सेप्ट, सभी फंगल स्टेन है किसी एक को छोड़कर। कैल्कोफ्लोरवाइट, पेरियोडिक एसिड, स्टिप, मेयर्स, म्यूकेमरेन या फिर पॉन्डर्स। तो सब हैं किसी एक को छोड़कर, तो वो होंगे पॉन्डर्स। नेक्स्ट, विच कैंडिडा स्पीसीज ग्रोस पिंक कॉलोनीज ऑन कैंडिडा क्रोम अगर। तो कौन सी कैंडिडा की स्पीसीज है जो पिंक कलर की कॉलोनी बनाती है? क्रूसी, ग्लैब्रेटा, ट्रॉपिकैलस या फिर एल्बिकेंस। तो ये बनाती है क्रूसी। कौन सी? क्रूसी। एरोसोल ट्रांसमिशन इज प्रिवेंटेड बाय। तो हम कौन सा मास्क पहन के एरोसोल ट्रांसमिशन प्रिवेंट कर सकते हैं? 3 प्लाई मास्क, N95 गाउन या फिर नन ऑफ दी अबव। तो एरोसोल का ट्रांसमिशन हम 3 प्लाई मास्क से क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं। नेक्स्ट वन, टाइम टेकन फॉर हैंड स्क्रब। तो हैंड स्क्रबिंग के लिए कितना टाइम लगना चाहिए? 5 से 7 मिनट, 1 मिनट, 1 सेकंड या 15 मिनट। तो यहाँ पर हैंड स्क्रब के लिए एटलीस्ट 5 से 7 मिनट का समय है जो लग सकता है। फिर है डिसइंफेक्टेंट यूज टू किल ऑल स्पोर्सेस। तो यहाँ पर कौन सा डिसइंफेक्टेंट है जिससे स्पोर्स भी ख़त्म किए जा सकते हैं? क्लोरहेक्सिडिन, ट्राइक्लोस्ट्रेन, 10% हाइपोक्लोराइट या फिर 5% फिनॉल। तो आप याद रखिए फिनॉल से है जो स्पोर्स कभी नहीं मरेंगे, क्लोरहेक्सिडिन से भी। लेकिन जो स्पोर्स मारने का काम ओनली कर सकता है डिसइंफेक्टेंट वो होता है हाइपोक्लोराइड, 10% सोडियम हाइपोक्लोराइड। स्क्रीनिंग फॉर नेजल कैरीज ऑफ विच बैक्टीरिया इज डन इन हेल्थ केयर वर्कर। तो हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए नेज़ल रूट के थ्रू किस तरीके की बैक्टीरिया के लिए स्क्रीनिंग करवाई जानी चाहिए? MRSA, क्लोरिस्ट्रीडिया, लैक्टोबैसिलस या फिर बैसिलस स्पीसीज। तो यहाँ पर ये MRSA के लिए करवाई जानी चाहिए। इसका रीज़न एक्चुअल में होता है कि इवन जिस रूम में MRSA क्या है, ड्रॉप जो एक तरीके से स्नीजिंग, कफिंग इनके थ्रू फैल सकता है। तो एज अ करियर की तरह कोई हेल्थ केयर वर्कर भी काम कर सकता है। आपको लगेगा आप स्वस्थ हैं बट आपके अंदर MRSA हो सकता है, तो इसके लिए स्क्रीनिंग ज़रूरी है। नेक्स्ट वन, हैपा फिल्टर पार्टिकल्स इनटू। तो जो हैपा फिल्टर हैं कितने mm के पार्टिकल हैं जो फिल्टर हो सकते हैं? 4 म्यू, 0.3 या फिर 1 nm या फिर 5 म्यू। तो हाई एफिकेसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर, हैपा का मतलब क्या है? हाई एफिकेसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर, जो कि यहाँ पर इनमें 99% से भी ज़्यादा डस्ट को है जो क्या किया जा सकता है? फिल्टर किया जा सकता है। तो यहाँ पर 0.3 म्यू।
सबसे छोटी जो साइज़ दी गई है उसको भी यहाँ पे फ़िल्टर किया जा सकता है। नेक्स्ट वन, हेल्थ केयर वर्कर शुड बी वैक्सीनेटेड अगेंस्ट। तो जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको कौन सी वैक्सीन लगी होनी चाहिए? हेपेटाइटिस बी, टाइफॉइड, इन्फ्लुएंजा या फिर सभी? तो एक्चुअल में हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीन तो सभी लगी होनी चाहिए, लेकिन यदि आप हेल्थ केयर वर्कर हैं तो हेपेटाइटिस बी है जो कंपलसरी रखी जाती है आपकी ड्यूटी करने के पहले, ज्वाइनिंग के पहले कर सकते हैं, बट हेपेटाइटिस बी है जो सभी हेल्थ केयर वर्करों को लगी होनी चाहिए। नेक्स्ट वन, पॉजिटिव ट्यूबरक्लिन टेस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। यदि ट्यूबरक्लिन टेस्ट है जो पीपीडी इंसर्ट की जाती है इंट्राडर्मल रूट से, 10 mm का सर्किल बनाया जाता है, यदि पूरे में रेडनेस आ जाती है मतलब पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव ट्यूबरक्लिन टेस्ट से टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी को चेक किया जाता है। फिर एंटी सिट्रिलेटेड पेप्टाइड एंटीबॉडीज एंटी-CCP आर डायग्नोस्टिक फॉर। तो जो एंटी सिट्रुलिनेटेड पेप्टाइड एंटीबॉडीज चेक की जाती हैं रेमेटॉइड अर्थराइटिस को चेक करने के लिए है, जो यहाँ पे चेक की जाएंगी, डायग्नोस करने के लिए चेक की जाएंगी। नेक्स्ट वन, SLE तो जो यहाँ पर लूपस है इसके लिए नहीं होंगी। नेक्स्ट वन, क्वालिटी कॉन्सेप्ट इंक्लूड। तो क्वालिटी कॉन्सेप्ट में क्या होगा? क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम होगा, क्वालिटी कंट्रोल होगी, एश्योरेंस होगा, यहाँ पे सब चीज़ें आएंगी आपकी क्वालिटी कॉन्सेप्ट में। फिर एक गुड क्वालिटी मीन्स, तो गुड क्वालिटी का मतलब क्या है? सेट ऑफ इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक फुलफिल रिक्वायरमेंट आर सेट बाय कस्टमर, बोथ ऑफ दी अबव या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पर गुड क्वालिटी का मतलब होती हैं दोनों चीज़ें, कैरेक्टर भी अच्छे से फुलफिल हो और कस्टमर भी उस चीज़ से उनको ज़रूरत हो। नेक्स्ट है क्वालिटी कंट्रोल इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस। तो ये बिल्कुल सही है, क्वालिटी कंट्रोल होना चाहिए। फिर एक्सटर्नल ऑडिट इज, तो एक्सटर्नल ऑडिट में क्या होगा? फर्स्ट पार्टी ऑडिट, सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी या कोई नहीं होगा? तो एक्सटर्नल ऑडिट में थर्ड पार्टी इंक्लूड होगी। फिर है ऑडिट इन हेल्थ केयर शुड बी। तो हेल्थ केयर फैसिलिटी में हॉस्पिटल हो या लैब हो, सिस्टमेटिक होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए और डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये सभी हो सकते हैं। नेक्स्ट वन है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटी स्टैंडर्ड आर एप्लीकेबल टू मेडिकल लेबोरेटरी। तो मेडिकल लैब के लिए कौन से क्वालिटी स्टैंडर्ड ज़रूरी हैं? तो वो है ISO 15189, याद रखिए ISO 15189। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिसइंफेक्टेंट यूज्ड फॉर ब्लड स्प्लेज एरिया। यदि कहीं पर ब्लड गिर जाता है तो किससे आप उसको डिसइंफेक्ट करेंगे? तो होगा हाइपोक्लोराइड, क्योंकि इससे उस ब्लड में यदि जो भी किसी बैक्टीरिया के स्पोर्स वगैरह होंगे तो वो भी वहाँ पे मार दिए जाएंगे। फिर ब्रोकन ग्लास ट्यूब इज डिस्कार्डेड इन विच बैग। तो यहाँ पर ग्लास की बात की जा रही, सबको पता है ग्लास किस कलर में जाते हैं, वाइट में जाएंगे। नेक्स्ट वन, एनाटॉमिकल होता तो येलो में जाता। कल्चर प्लेट्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्री हीटेड बाय। तो कल्चर प्लेट है बैक्टीरिया की, कैसे प्री ट्रीट करेंगे आप इनको? तो ऑटोक्लेविंग के द्वारा, इससे ऑटोक्लेविंग के द्वारा। इन्फेक्टेड ग्लव्स आर डिस्कार्डेड इन विच बैग। तो इन्फेक्टेड ग्लव्स आप, क्योंकि यहाँ पे इन्फेक्टेड ग्लव्स हैं उनमें ब्लड भी लगा हो सकता है, तो वो जाएंगे येलो में। किसमें? येलो में। फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर बॉर्न इन्फेक्शन। तो वेक्टर बॉर्न कौन सा नहीं है? मलेरिया है, डेंगू, काला अजहर, साल्मोनेला, ये डायरेक्ट एंट्री करेगा, इसको किसी भी तरीके की वेक्टर की ज़रूरत नहीं है, टाइफॉइड वाले बैक्टीरिया को। फिर यहाँ पर बूस्टर डोज फॉर HBV हेपेटाइटिस बी वैक्सीन शुड बी गिवन व्हेन anti-HBs AG टाइटर इज। तो बूस्टर डोज दिया जाएगा हेपेटाइटिस बी वैक्सीन का कब? जब anti-HBs जो AG टाइटर है वो कितना होगा? जब होगा लेस देन 10 IU/ml। नेक्स्ट, ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन कैन बी। तो ट्रांसफ्यूजन के द्वारा सब हो सकता है, हेपेटाइटिस बी भी, HIV एड्स भी, सिफिलिस भी। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा सभी। फिर लेबोरेटरी एक्वायर्ड इन्फेक्शन कैन बी कॉज्ड बाय ऑल एक्सेप्ट। एक होता है हॉस्पिटल से लगने वाला इन्फेक्शन, उसको नोजोकोमियल कहते हैं। यहाँ पर लेबोरेटरी एक्वायर्ड इन्फेक्शन है, सब कुछ हो सकते हैं, ब्रूसेला भी हो सकता है, कॉर्नीबैक्टीरियम हो सकता है, माइकोबैक्टीरियम, लैक्टोबैसिलस नहीं हो सकता। ये तो एक्चुअल में गुड बैक्टीरिया ही हैं, ये लगने की ज़रूरत ही नहीं, इनकी हमें ज़रूरत होती है।
नेक्स्ट वन, एजेंट दैट कैन कॉज पोस्ट ट्रांसप्लांट इन्फेक्शन आर ऑल एक्सेप्ट। कौन से एजेंट हैं जो पोस्ट ट्रांसप्लांटेशन इन्फेक्शन को कॉज करेंगे किसी एक को छोड़कर? साइटोमेगालोवायरस, टॉक्सोप्लाज्मा कैंडिडा या फिर एंटामीबा कोलाई। तो यहाँ पे एक्सेप्ट है, तो डी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट वन, पीएच इंडिकेटर दैट हैज़ एल्कलाइन रेंजेस। तो एल्कलाइन रेंज किसकी रहेगी? फिनोल, फिथिलीन, ब्रोमोफाइल ब्लू, मिथाइल रेड या फिर ब्रोमोक्रिजोल ग्रीन। तो पीएच इंडिकेटर जिसकी एल्कलाइन रेंज का होगा वो क्या होगा? फिनोफिथैलिन। लास्ट है, प्रिजर्वेशन ऑफ बैक्टीरिया कैन बी डन बाय। तो बैक्टीरिया को आप ग्लिसरॉल में भी प्रिजर्व कर सकते हैं, 1% न्यूट्रिएंट अगर में भी, और लाइफोसलेशन के द्वारा भी। तो यहाँ पे आप मार्क किसको करेंगे? ऑल ऑफ दी अबव। तो ये था लैब टेक्नीशियन का पेपर। आई होप सो कि पेपर अच्छा लगा होगा। इस तरीके के पेपर आपको और अपडेट किए जाएंगे इस चैनल पर, तो जुड़े रहिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।